ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो हमारा मिशन है ये समझना कि इकोनॉमिक टर्म्स में डिमांड क्या भला है, और जब हम कहते हैं कि किसी चीज की डिमांड है तो उसके पीछे कौन-कौन से फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तैयार है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। अगर मुझे मान लीजिए एक शानदार स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो क्या ये मेरी डिमांड है? वो चाहत यानी डिजायर डिमांड का सिर्फ एक हिस्सा है, पहला स्टेप कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है किसी गुड या सर्विस की वो क्वांटिटी जो बायर्स एक दिए गए पीरियड ऑफ टाइम में अलग-अलग पॉसिबल प्राइसेस पर खरीदने के लिए न सिर्फ विलिंग है, मतलब इच्छा रखते हैं, बल्कि एबल भी हैं, यानी खरीदने की परचेजिंग पावर भी रखते हैं। अच्छा। तो आपकी स्पोर्ट्स कार की चाहत तब तक इफेक्टिव डिमांड नहीं बनती जब तक आपके पास उसे खरीदने के साधन, मतलब एबिलिटी टू पे, और उन साधनों को उस कार पर खर्च करने की इच्छा, विलिंगनेस टू पे, न हो। मतलब डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू इफेक्टिव डिमांड। एग्जैक्टली, इसी को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो सिर्फ चाहना काफी नहीं, जेब में पैसा और उसे खर्च करने का इरादा भी चाहिए। सोर्स में क्वांटिटी डिमांडेड को लेकर दो और जरूरी बातें बताई गई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक स्पेसिफिक प्राइस से जुड़ी होती है। हाँ। हम यूं ही नहीं कहते कि डिमांड 1000 यूनिट्स है। हाँ। हम कहते हैं 50 रुपए पर यूनिट के प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 1000 यूनिट्स है। प्राइस बदलेगा तो जाहिर है क्वांटिटी डिमांडेड भी बदल सकती है। राइट। दूसरी बात, डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक नहीं। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब इसे समझने के लिए सोचिए, हम ये नहीं पूछते कि आपके फ्रिज में इस पल कितने अंडे हैं, वो स्टॉक हुआ। अच्छा। हम पूछते हैं कि आप हर हफ्ते या हर महीने कितने अंडे खरीदते हैं, ये फ्लो हुआ। डिमांड भी समय के साथ होने वाली परचेजेस का एक कंटिन्यूअस फ्लो है, पर डे, पर वीक, पर मंथ। प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, व्हाट डिटरमिन्स डिमांड? सबसे पहले तो प्राइस ही दिमाग में आता है ना? बिल्कुल सही। प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी वस्तु की कीमत वो सबसे फंडामेंटल फैक्टर है। जनरली एक नियम है सिटेरिस पैरिबस। सिटेरिस पैरिबस, ये शब्द बहुत सुना है इकोनॉमिक्स में। हाँ, इसका मतलब है अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहें तो सिटेरिस पैरिबस, जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है, और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसके पीछे दो मेन इफेक्ट्स काम करते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब जब कीमत गिरती है तो हमारी रियल इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, हम ज्यादा खरीद पाते हैं, और वो चीज दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाती है। मेक सेंस। पर ये सिटेरिस पैरिबस वाली बात, असल दुनिया में तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती नहीं है। जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कीमतें, सोर्स कहता है कि वो भी डिमांड पर असर डालती हैं। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत भी डिमांड को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। इसमें दो तरह की गुड्स आती हैं। दो तरह की? हाँ, पहली है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो अक्सर साथ में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल, प्रिंटर और इंक कार्ट्रिज, मोबाइल फोन और डेटा। एग्जैक्टली। इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर एक की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हाँ। तो शायद लोग पेट्रोल कार्स खरीदने से कतराएंगे या कम चलाएंगे। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की डिमांड इफेक्ट हो सकती है। अच्छा, समझा। और दूसरी तरह की? दूसरी है कंपीटिंग गुड्स, जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। ये वो गुड्स हैं जिन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी, कोक और पेप्सी, बटर और मार्गरीन वगैरह। अच्छा। इनमें डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एक सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ती है तो लोग दूसरा कंपैरेटिवली सस्ता सब्स्टिट्यूट ज्यादा खरीदने लगते हैं। हाँ, जैसे अगर कॉफी महंगी हो जाए? बिल्कुल, तो हो सकता है लोग चाय ज्यादा पीने लगें और चाय की डिमांड बढ़ जाए। मेक्स कंप्लीट सेंस। तो या तो साथ वाली चीज की कीमत असर डालेगी या उसकी जगह इस्तेमाल होने वाली चीज की। इंटरेस्टिंग। इसके बाद आता है एक और बड़ा फैक्टर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब लोगों के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है। एग्जैक्टली। डिस्पोजेबल इनकम ही कंज्यूमर की परचेजिंग पावर तय करती है। जनरली तो यही होता है कि इनकम बढ़ने पर ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने पर घटती है। हाँ, ये तो सीधा लगता है। हाँ, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। इनकम का असर सभी गुड्स पर एक जैसा नहीं होता। सोर्स के हिसाब से हम गुड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? पहला है नॉर्मल गुड्स। ये वो कॉमन गुड्स हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती है,
जैसे कपड़े, फर्नीचर, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। जब इकोनॉमी अच्छी होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो इनकी डिमांड तेज हो जाती है, रिसेशन में गिर जाती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स। फिर आती है इन्फीरियर गुड्स। ये थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब उल्टा सा लगता है। अच्छा। इनकी डिमांड इनकम बढ़ने पर एक पॉइंट तक तो शायद बढ़े, लेकिन एक लेवल के बाद जब इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है तो इनकी डिमांड घटने लगती है। घटने लगती है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ज्यादा इनकम होने पर इनसे बेहतर क्वालिटी वाले सब्स्टिट्यूट्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। सोचिए, शायद बहुत बेसिक अनाज या बहुत सस्ते कपड़े। जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं, वो रिफाइंड ग्रेन्स या ब्रांडेड क्लोथ्स पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो इन बेसिक चीजों की डिमांड कम हो जाती है। वाओ, ये इंफीरियर गुड्स वाला पॉइंट वाकई इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्यादा पैसा आने पे लोग कुछ चीजें खरीदना कम कर देते हैं। हाँ, और तीसरा है लग्जरी गुड्स। इनकी डिमांड एक हाई इनकम लेवल पर पहुंचने के बाद तेजी से बढ़ती है। ये अक्सर स्टेटस सिंबल भी होती हैं। ये तो समझ आता है। बिजनेसेस के लिए ये जानना कितना जरूरी होगा कि उनका प्रोडक्ट नॉर्मल है या इंफीरियर या लग्जरी। एब्सोल्युटली, इनकम इलास्टिसिटी समझना बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए क्रूशियल है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या रिसेशन का उनकी सेल्स पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है। ओके, तो प्राइस हो गया, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया और इनकम भी हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव चीज की, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स। खरीदारों की पसंद, प्राथमिकताएं, फैशन, ट्रेंड्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये सब डिमांड को कैसे हिलाते हैं? इनका असर बहुत गहरा होता है। टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, फैशन, ये सब डिमांड तय करते हैं। जो चीज़ इन है, ट्रेंडी है, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, भले ही पुरानी चीज़ परफेक्टली फंक्शनल हो। हाँ, जैसे स्मार्टफोन्स, हर साल नया मॉडल। बिल्कुल, हर साल नए मॉडल की डिमांड क्यों होती है? इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड तो है ही, पर साथ-साथ फैशन और लेटेस्ट रखने की चाहत भी शामिल है। सोर्स यहाँ कुछ फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताता है, जिन्हें एक्सटर्नल इफेक्ट्स कहा गया है, क्योंकि ये दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। बिल्कुल। जैसे? एक है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब दूसरों को देखकर कंज्यूम करने की इच्छा। आपके दोस्त से नया गैजेट लिया, आपको भी लेने का मन कर गया, भले ही जरूरत ना हो। हाँ, ये तो होता है। इसी से जुड़ा है बैंडवैगन इफेक्ट। किसी चीज को इसलिए खरीदना क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं या ये आजकल चलन में है। इसमें ग्रुप कन्फॉर्मिटी या फैशनेबल देखने की इच्छा होती है। इससे डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ सकती है। जैसे कोई खास तरह के स्नीकर्स एकदम पॉपुलर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर आता है स्नॉब इफेक्ट। ये बैंडवैगन का ठीक उल्टा है। उल्टा कैसे? ये उन लोगों की कहानी है जो एक्सक्लूसिव दिखना चाहते हैं, आम भीड़ से अलग। अगर कोई चीज बहुत कॉमन हो जाए तो ये लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं ताकि यूनिक लगे। इससे डिमांड घट जाती है। अच्छा, जैसे कोई डिजाइनर हैंडबैग अगर बहुत कॉमन हो जाए तो कुछ एलीट बायर्स उसे छोड़कर कुछ और रेयर ढूंढेंगे। बिल्कुल। और चौथा है वेबलिन इफेक्ट। ये है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। महंगी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदना ताकि अपना स्टेटस और वेल्थ दिखाया जा सके। यूटिलिटी से ज्यादा दिखावा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी वॉचेस। हाँ, डिजाइनर वेयर, ये सब। ये नाम इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टन वेबलिन से आया है। वाओ, बैंडवैगन और स्नॉब इफेक्ट तो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस हैं। एक तरफ भीड़ के साथ चलने की होड़, दूसरी तरफ भीड़ से अलग दिखने की चाहत। एग्जैक्टली। और वेबलिन इफेक्ट मतलब चीज जितनी महंगी उतनी ज्यादा डिमांड, सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। ये तो प्राइस वाले बेसिक रूल को चैलेंज करता है एक तरह से। हाँ, वेबलिन गुड्स के केस में प्राइस डिमांड रिलेशनशिप उल्टा हो सकता है, पर यह स्पेसिफिक लग्जरी सेगमेंट पे ही होता है। ये सारे इफेक्ट्स दिखाते हैं कि हमारी चॉइसेस सिर्फ जरूरत या कीमत पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स पर भी कितनी डिपेंड करती हैं। मार्केटर्स तो इनको खूब यूज करते होंगे। बेशक, वे इन इफेक्ट्स को बखूबी समझते और इस्तेमाल करते हैं। सच में कितना कॉम्प्लेक्स है ये सब। अच्छा, एक और फैक्टर था कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, उपभोक्ताओं की उम्मीदें। भविष्य के बारे में हमारी सोच आज की डिमांड को कैसे बदल सकती है। ये भी एक पावरफुल ड्राइवर है। अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि भविष्य में किसी चीज की कीमत बढ़ने वाली है, जैसे बजट के बाद टैक्सेस बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो करंट में ज्यादा खरीद सकते हैं, जिसे स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। इसी तरह अगर लगता है कि सप्लाई कम होने वाली है तो भी करंट डिमांड बढ़ सकती है। और इनकम की एक्सपेक्टेशन? हाँ, वो भी। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, जैसे प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, तो वो आज नॉन एसेंशियल चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का ओवरऑल लेवल इकोनॉमी में डिमांड पर बहुत असर डालता है। यानी भविष्य का डर या उम्मीद दोनों ही आज की बाइंग डिसीजंस को शेप करते हैं।
ये तो काफी सारे फैक्टर्स हो गए। प्राइस, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट्स, एक्सपेक्टेशंस। क्या सोर्स में कुछ और भी था? लिस्ट लंबी लग रही थी। हाँ, लिस्ट वाकई लंबी है, क्योंकि डिमांड एक मल्टीफैसेटेड कॉन्सेप्ट है। सोर्स में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं, जिन्हें हम क्विकली देख सकते हैं बिना हर डिटेल में जाएं, ताकि कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है। जैसे डेमोग्राफिक्स, इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिमांड। ऑब्वियस है। और एज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। इससे टॉयज वर्सेस वॉकिंग स्टिक्स जैसी चीजों की डिमांड तय होती है। सही। फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें नेशनल इनकम का लेवल तो है ही, पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? अगर इनकम बहुत ज्यादा अनइक्वल है, मतलब कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादातर गरीब, तो ओवरऑल डिमांड शायद कम होगी कंपेयर टू अ सिचुएशन जहां इनकम ज्यादा इवनली बंटी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि गरीबों की खर्च करने की टेंडेंसी, जिसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, वो अमीरों से ज्यादा होती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरऑल डिमांड ज्यादा हो सकती है। हाँ, फिर है एक्सेस एंड पॉलिसी, जैसे कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स। आसान लोन और कम ब्याज दरें डिमांड बढ़ाती हैं, खासकर कार्स, हाउसेस जैसी महंगी चीजों की। हाँ, ईएमआई पर सब कुछ मिल जाता है आजकल। बिल्कुल। और आखिर में गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस, सब्सिडीज, बैन्स, ये सब स्पेसिफिक गुड्स की डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे लग्जरी गुड्स पर ज्यादा टैक्स या सोलर पैनल्स पर सब्सिडी। ठीक है, तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट और गवर्नमेंट पॉलिसी भी की प्लेयर्स हैं। सोर्स में शायद एडवर्टाइजिंग, वेदर वगैरह का भी जिक्र था, पर लगता है ये मेन ड्राइवर्स हैं। बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग टेस्ट्स क्रिएट करती है, मौसम, सीजनल गुड्स की डिमांड बदलता है, बिजनेस साइकिल का स्टेज मतलब बूम या रिसेशन, वो भी ओवरऑल डिमांड पर असर डालता है। पॉइंट ये है कि अनगिनत चीजें डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? शुरुआत करते हैं डिमांड फंक्शन से। ये क्या चीज है? देखिए, डिमांड फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल तरीका है, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है ये दिखाने का कि किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मांगी जाएगी, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ। और वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो जो चीज डिपेंड करती है यानी क्वांटिटी डिमांडेड, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जिन चीजों पर ये डिपेंड करती है वो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे कि क्या होते हैं ये? सबसे कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उस प्रोडक्ट की अपनी कीमत, मतलब प्राइस, PX। हाँ। फिर कंज्यूमर की इनकम, Y, इनकम, ठीक है। और उससे मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, PR। अच्छा, PR। तो सिंबल में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, QX इज इक्वल टू F ऑफ PX, Y और PR। यहाँ QX प्रोडक्ट X की क्वांटिटी डिमांडेड है और F ऑफ दिखाता है कि ये PX, Y और PR का फंक्शन है, मतलब उन पर डिपेंड करती है। वैसे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशंस, हाँ, पर ये 3 मेन माने जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का फॉर्मूला जैसा हो गया जो डिमांड और उसके ड्राइवर्स के बीच का रिश्ता दिखाता है। लेकिन देखिए, अक्सर जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या? हम मान लेते हैं कि इनकम, रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस, टेस्ट्स, ये सब कांस्टेंट हैं, बदल नहीं रहे। अच्छा। इस अजम्पशन को सिटरिस पारिबस कहते हैं, एक लैटिन फ्रेज है, मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सिटरिस पैरिबस, ओके। हाँ, तो फिर हम सिर्फ प्राइस PX और क्वांटिटी डिमांडेड QX के रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। समझ गया। सिटरिस पैरिबस, ये टर्म याद रखना जरूरी है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या कहता है? देखिए, ये इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक है। बहुत सिंपल है। सिंपली कहें तो सिटरिस पैरिबस यानी बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहें तो हाँ। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, कम खरीदेंगे। हाँ। और अगर कीमत कम होती है तो लोग उसकी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। बस, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। मतलब साफ है, अगर कोई चीज महंगी होगी तो लोग उसे कम खरीदेंगे और सस्ती होगी तो ज्यादा। ये तो कॉमन सेंस जैसा लगता है। अल्फ्रेड मार्शल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना? हाँ, बिल्कुल। मार्शल की डेफिनेशन का सार यही है कि ज्यादा माल बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कीमत गिरने पर डिमांड बढ़ती है
और कीमत बढ़ने पर डिमांड घटती है। लेकिन यहाँ फिर से वो सीटेरिस पेरिबस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो अजम्पशन। हाँ, मान लीजिए कीमत कम हुई लेकिन साथ ही कंज्यूमर की इनकम भी कम हो गई या उस चीज का फैशन ही चला गया तो जरूरी नहीं कि डिमांड बढ़े। लॉ ऑफ डिमांड तभी प्रॉपर्ली काम करता है जब सिर्फ प्राइस बदल रहा हो और बाकी फैक्टर्स स्टेबल हों। ठीक है। एक और बात क्लियर करनी है, ये क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? मतलब जितना लोग खरीदना चाहते हैं या जितना वो एक्चुअली खरीद लेते हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार यानी विलिंग भी है और सक्षम भी है। विलिंग एंड एबल। अच्छा। हाँ, मतलब उसके पास उतने पैसे भी होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उसने उतना खरीद ही लिया हो। ये उस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर उसकी इंटेंशन और कैपेसिटी को दिखाता है। ओके। अब इस इनवर्स रिलेशनशिप को नंबर्स में कैसे देखते हैं? डिमांड शेड्यूल इसमें कैसे हेल्प करता है? डिमांड शेड्यूल एक सिंपल सी टेबल होती है। टेबल? हाँ, एक टेबल। ये दिखाती है कि एक कंज्यूमर या मार्केट अलग-अलग प्राइसेस पर किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा। और अजम्पशन वही, सीटरिस पैरिबस। ये लॉ ऑफ डिमांड को नंबर्स के थ्रू दिखाता है। जैसे हमारे सोर्स में वो आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है टेबल 1 में। हाँ, वो एक इंडिविजुअल बायर का डिमांड शेड्यूल है। उसमें आप देखिए, बिल्कुल साफ दिखता है, जब प्राइस 60 रुपए पर कप है तो डिमांड 0 है, कुछ नहीं खरीद रहा। प्राइस गिरकर 50 रुपए होता है तो डिमांड 2 कप्स हो जाती है। प्राइस और गिरकर 40 रुपए पर आता है तो डिमांड 4 कप्स बढ़ रही है। हाँ, और इसी तरह प्राइस गिरते गिरते जब 0 रुपीस पर पहुंचता है तो डिमांड 12 कप्स तक बढ़ जाती है। तो टेबल क्लियरली दिखा रही है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, बायर ज्यादा आइसक्रीम डिमांड कर रहा है। ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। एग्जैक्टली। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप इलिस्ट्रेट करती है। और डिमांड कर्व क्या है फिर? क्या ये इसी शेड्यूल का ग्राफिकल वर्जन है? प्रिसाइसली। डिमांड कर्व इसी डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पर प्लॉट करके बनता है। सिंपल है। ग्राफ पर कैसे? हम ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर प्राइस दिखाते हैं। ओके, प्राइस ऊपर नीचे। हाँ, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। क्वांटिटी लेफ्ट राइट। ठीक है। फिर हम शेड्यूल के पॉइंट्स को जैसे प्राइस 60, क्वांटिटी 0, प्राइस 50, क्वांटिटी 2 वगैरह ग्राफ पर मार्क करते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। जो लाइन बनती है वही डिमांड कर्व है। और ये कर्व कैसा दिखता है आमतौर पर? आमतौर पर डिमांड कर्व ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की तरफ झुका हुआ होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा। हाँ, ये झुकाव स्लोप ही प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इनवर्स रिलेशनशिप को विजुअली दिखाता है। जैसे फिगर 1 में आइसक्रीम का डिमांड कर्व दिखाया है, वो टेबल 1 के पॉइंट्स को प्लॉट करके ही बना है। पॉइंट ए प्राइस 60, क्वांटिटी 0 सबसे ऊपर लेफ्ट में है और पॉइंट जी प्राइस 0, क्वांटिटी 12 सबसे नीचे राइट में। तो ये डाउनवर्ड स्लोप ही लॉ ऑफ डिमांड का विजुअल प्रूफ है कि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। बिल्कुल सही। इसका नेगेटिव स्लोप यही बताता है। हाँ, ये कर्व एक सीधी रेखा लीनियर भी हो सकता है या थोड़ा घुमावदार कर्विलीनियर भी, ये डेटा पर डिपेंड करता है। एनालिसिस के लिए अक्सर लीनियर कर्व मान लेते हैं। ठीक है। अभी तक हमने एक सिंगल बायर की बात की, लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे बायर्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मार्केट डिमांड कैसे पता चलती है? देखिए, मार्केट डिमांड जैसा नाम से ही पता चल रहा है, किसी प्रोडक्ट की टोटल डिमांड होती है। टोटल? हाँ, टोटल, जो उस मार्केट के सभी बायर्स मिलकर अलग अलग प्राइसेस पे करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी सिंपल है। किसी भी गिवन प्राइस पर हम सभी इंडिविजुअल बायर्स की क्वांटिटी डिमांडेड को बस ऐड कर देते हैं। अच्छा, जोड़ देते हैं? हाँ, इसे हॉरिजॉन्टल समेशन कहते हैं। सोर्स में इसका भी एग्जांपल है, टेबल 2 गुड एक्स के लिए मार्केट डिमांड शेड्यूल, जहां 2 बायर्स हैं, ए और बी। हाँ, उसमें दिखाया है, देखिए, प्राइस ₹0 पर ए की डिमांड 3 यूनिट्स है, बी की 2 यूनिट्स, तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हुई? 3 + 2 = 5 यूनिट्स। राइट। प्राइस बढ़कर ₹10 हुआ, ए की डिमांड 2, बी की 1, तो टोटल मार्केट डिमांड 2 + 1 3 यूनिट्स कम हो गई। हाँ, प्राइस ₹20 पर ए की 1, बी की 0, टोटल मार्केट डिमांड 1 यूनिट, और प्राइस ₹30 पर दोनों की डिमांड 0 है, तो टोटल मार्केट डिमांड भी 0 हो गई। तो यहां भी वही पैटर्न दिख रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा 0 से 30 रुपए, टोटल मार्केट डिमांड कम होती गई 5 से 0। बिल्कुल। और जैसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल से
इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है, वैसे ही मार्केट डिमांड स्केड्यूल से मार्केट डिमांड कर्व बनता है, फिगर 2। वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ, बिल्कुल। ये कर्व भी सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हॉरिजॉन्टली जोड़कर बनता है और ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि ये फंडामेंटली इंडिविजुअल कर्व्स का एग्रीगेट ही तो है। क्या इसे इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन में था? हाँ, बिल्कुल। खासकर जब हम लीनियर डिमांड कर्व अज्यूम करते हैं तो उसे एक सिंपल इक्वेशन से दिखा सकते हैं। Q इज इक्वल टू ABP। Q इज इक्वल टू ABP। इसमें Q और P तो क्वांटिटी और प्राइस हो गए, ये A और B क्या है? हाँ, यहाँ A दिखाता है कि अगर प्राइस 0 हो जाए तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, मतलब कर्व कहाँ एक्स एक्सिस को काटता है। अच्छा, मैक्सिमम डिमांड एट 0 प्राइस। हाँ, और B कर्व के स्लोप से रिलेटेड है। ये बताता है कि प्राइस में 1 यूनिट चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो माइनस साइन B के पहले। वो फिर से दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। हाँ, वो नेगेटिव स्लोप वाली बात। एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है Q इक्वल्स टू 100 माइनस 2P। इसका मतलब है कि 0 प्राइस पर डिमांड 100 यूनिट्स होगी, A इक्वल्स टू 100, और प्राइस में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी पर डिमांड 2 यूनिट्स कम हो जाएगी, B इक्वल्स टू 2। ओके, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। फंक्शन, लॉ, शेड्यूल, कर्व, इंडिविजुअल और मार्केट। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब क्यों लोग कम कीमत पर ज्यादा और ज्यादा कीमत पर कम खरीदते हैं? इस लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या रीजंस हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल रीजंस काम करते हैं। जैसे? पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस इफेक्ट। जब किसी चीज की कीमत गिरती है तो कंज्यूमर पर 2 तरह के असर होते हैं। हिक्स और एलन ने इन्हें अलग अलग समझाया था। 2 असर कौन कौन से? ए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए, जब कोई चीज सस्ती होती है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट्स के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। सब्स्टिट्यूट मतलब मिलती जुलती चीजें जो उसकी जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे चाय और कॉफी? हाँ, बिल्कुल। अगर कॉफी सस्ती हो जाए तो कुछ लोग टी पीना कम करके कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे। लोग महंगी सब्स्टिट्यूट्स को छोड़कर इस सस्ती चीज को ज्यादा खरीदने लगते हैं। और ये इफेक्ट तब और स्ट्रांग होता है जब सब्स्टिट्यूट्स आसानी से अवेलेबल हों और स्विच करना भी आसान हो। ठीक है, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा? बी, इनकम इफेक्ट। जब कोई चीज सस्ती होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम यानी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। रियल इनकम मतलब? द क्वांटिटी खरीद सकता है या फिर जो पैसे बचे उनसे कुछ और खरीद सकता है। नॉर्मली परचेजिंग पावर बढ़ने से लोग उस चीज की डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे पेट्रोल सस्ता हो जाए तो शायद लोग थोड़ा ज्यादा घूमने फिरने लगें क्योंकि अब उनकी रियल इनकम बढ़ गई है। अच्छा। इनकम इफेक्ट में कोई ट्विस्ट है क्या? मुझे याद आ रहा है कुछ। इंफीरियर गुड्स। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इनकम इफेक्ट का एक एक्सेप्शन है इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स मतलब? घटिया क्वालिटी की चीजें। हाँ, कह सकते हैं। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें लोग आम तौर पर तब खरीदते हैं जब उनकी इनकम कम होती है। जब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है, भले ही वो प्राइस गिरने की वजह से हो, तो वो इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो बेटर क्वालिटी की चीजें अफोर्ड कर सकता है, तो वो घटिया चीज क्यों खरीदेगा? हाँ, बात तो सही है। लेकिन ज्यादातर गुड्स, जिन्हें नॉर्मल गुड्स कहते हैं, के लिए इनकम इफेक्ट डिमांड को बढ़ाता है। तो प्राइस इफेक्ट जो है वो इन दोनों इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन और इनकम का कंबाइंड रिजल्ट होता है। और नॉर्मल गुड्स के लिए ये हमेशा डिमांड को बढ़ाता है जब प्राइस गिरता है। ठीक है, प्राइस इफेक्ट के ये 2 पहलू समझ आए, सब्स्टिट्यूशन और इनकम। और क्या कारण है लॉ ऑफ डिमांड के? दूसरा कारण है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। देखिए, इकोनॉमिक्स ये मानकर चलता है कि कंज्यूमर्स रैशनल होते हैं। रैशनल मतलब? समझदार। हाँ। मतलब वो सोच समझकर फैसले लेते हैं और अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सैटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी। ठीक है। अब एक और लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे पहला आइसक्रीम कप ज्यादा अच्छा लगता है, 5वां उतना नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है।
तो एक रैशनल कंज्यूमर किसी चीज की ज्यादा यूनिट्स तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो, ताकि जो कीमत वो दे रहा है, प्राइस, वो उसकी कम होती हुई मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आ सके। वो ज्यादा कीमत पर कम यूटिलिटी वाली चीज क्यों लेगा? ये पॉइंट भी लॉजिकल है। ठीक है, अगला रीजन। तीसरा है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। ये सिंपल है, जब किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो मार्केट में कुछ नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं। नए कंज्यूमर्स कौन? वो लोग जो पहले उस कीमत पर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मान लीजिए स्मार्टफोन 10,000 का है तो शायद कुछ लोग न खरीदें, पर अगर वो 7,000 का हो जाए तो कुछ नए बायर्स उसे खरीदने लगेंगे। हाँ बिल्कुल। इससे मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। सस्ता होने पर कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। सिंपल। और चौथा है डिफरेंट यूजेस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। जैसे दूध ले लीजिए, पीने के काम आता है, दही बनाने के, पनीर, मिठाई, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी, उससे लाइट्स, फैन, एसी, हीटर सब चलता है। हाँ। तो जब इनकी कीमत ज्यादा होती है तो लोग इन्हें सिर्फ ज्यादा इम्पोर्टेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध सिर्फ पीने के लिए। लेकिन जब कीमत कम हो जाती है तो लोग इन्हें कम इम्पोर्टेंट कामों के लिए भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे दूध से ज्यादा पनीर बनाना या गर्मी में एसी ज्यादा चलाना। इससे उनकी ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। ये तो हुई बात कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा 100% केसेस में लागू होता है, या इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं जहां ये रूल फेल हो जाता है? हाँ, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब इन केसेस में कीमत बढ़ने पर डिमांड कम होने के बजाय बढ़ जाती है, या कीमत घटने पर डिमांड बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। ऐसे में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के बजाय अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। अच्छा, कौन सी हैं वो सिचुएशंस? ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। हाँ, पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स, जिन्हें वेबलिन गुड्स भी कहते हैं। वेबलिन गुड्स? हाँ, थॉर्स्टन वेबलिन नाम के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कंस्पिशियस कंजम्पशन का कंसेप्ट दिया था। ये वो लग्जरी आइटम्स हैं जिन्हें लोग स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए खरीदते हैं, जैसे हीरे, महंगी गाड़ियाँ, एग्जैक्टली, डायमंड्स, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, महंगी पेंटिंग्स। इन चीजों की वैल्यू और डिमांड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये महंगी हैं। प्राइस ही उनका स्टेटस सिंबल है। अच्छा। अगर इनकी कीमत कम हो जाए तो इनका स्टेटस वैल्यू कम हो जाता है और अमीर लोग शायद इन्हें कम खरीदें। तो यहाँ प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखता है। मतलब महंगा तभी बिकता है। इंटरेस्टिंग। दूसरा एक्सेप्शन बहुत ही रेयर और स्पेसिफिक है, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, ये क्या है? इन्हें सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर रखा गया है। गिफिन गुड्स ऐसी हाईली इंफीरियर गुड्स होती हैं जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इंफीरियर गुड्स मतलब वो घटिया वाली? हाँ, लेकिन ये सिर्फ इंफीरियर नहीं, हाईली इंफीरियर होती हैं और इनका कोई करीबी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। साथ ही ये बहुत गरीब लोगों के बजट का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। जैसे किसी ज़माने में आयरलैंड में आलू थे, या भारत के कुछ बहुत गरीब इलाकों में शायद मोटा अनाज। तो इनमें क्या होता है? होता ये है कि जब ऐसी गिफिन गुड की कीमत बढ़ती है तो गरीब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा घट जाती है कि वो थोड़ी बेहतर चीज़ें जैसे शायद दाल या सब्जी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अपनी बेसिक कैलोरी नीड्स पूरी करने के लिए उसे मजबूरन इसी गिफिन गुड की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, भले ही वो महंगी हो गई हो। क्या बात है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ गई। हाँ, यहाँ प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत ही अनकॉमन सिनेरियो है और इसे ढूंढना मुश्किल है। और ये याद रखना जरूरी है कि सभी इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होती। गिफिन गुड होने के लिए ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ये तो सच में काफी काउंटर इंट्यूटिव है। और क्या एक्सेप्शंस हैं? तीसरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। अगर लोगों को लगता है कि भविष्य में किसी चीज की कीमत और बढ़ने वाली है, जैसे पेट्रोल की वॉर के डर से? हाँ बिल्कुल, तो वो आज बढ़ी हुई कीमत पर भी उसे ज्यादा खरीदकर स्टॉक कर लेंगे। सोचेंगे कि कल तो और महंगा हो जाएगा। हाँ, होता है ऐसा। और इसके ऑपोजिट, अगर कीमत गिरने की उम्मीद हो, जैसे पता हो कि अगले हफ्ते सेल आने वाली है, तो आज नहीं खरीदेंगे। एग्जैक्टली।
तो आज खरीदना पोस्टपोन कर देंगे, भले ही आज प्राइस थोड़ा कम क्यों ना हो। टेक्निकली ये लॉ ऑफ डिमांड का ट्रू एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि सेटेरिस पैरेबिस अजम्पशन का ब्रेक होना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं। हाँ, ये बात समझ आती है। अदर थिंग्स इक्वल नहीं रही। और हाँ, कुछ और सिचुएशंस भी हैं जहां डिमांड पर प्राइस का असर कम या उल्टा दिखता है, जैसे जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे नमक या लाइफ सेविंग ड्रग्स, इनकी कीमत थोड़ी घटने बढ़ने से इनकी डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग खरीदेंगे ही। डिमांड इनइलास्टिक होती है। हाँ, सही बात है। इरेशनल बिहेवियर या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी लोग बिना सोचे समझे या पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना हाई प्राइस पर चीजें खरीद लेते हैं, शायद हाई प्राइस को हाई क्वालिटी का सिग्नल समझकर। ऐसा भी होता है। स्पेक्युलेटिव गुड्स जैसे स्टॉक्स, शेयर्स वगैरह, इनमें अक्सर उल्टा ट्रेंड दिखता है। जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो लोग और खरीदते हैं इस उम्मीद में कि और बढ़ेगा, और जब गिर रहा होता है तो बेचने लगते हैं। हाँ, स्पेक्यूलेशन में तो यही होता है। पॉइंट यह है कि लॉ ऑफ डिमांड ज्यादातर सिचुएशंस में होल्ड करता है, लेकिन वेबलिन गुड्स और गिफन गुड्स इसके ट्रू एक्सेप्शंस माने जाते हैं। बाकी केसेस में अक्सर सेट्रस पैरेबस कंडीशन वायलेट हो रही होती है। ठीक है,